स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में। जैसे कि हर बार हम करते हैं, किसी न किसी मुद्दे को लेकर किसी एक मंत्री से या किसी जिम्मेदार अधिकारी से हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस मुद्दे के सॉल्यूशंस क्या हैं, वो मुद्दा किस लिए है। तो इस बार हमारे साथ हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी। जाहिर है उनसे हम समाज के इश्यूज के बारे में पूछेंगे, तमाम वो मुद्दे हैं जो आप भी जानना चाहते हैं, तो हम सीधे सवाल आपकी तरफ से उनसे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत कृष्ण बेदी जी। नमस्कार। पहला सवाल आपके मंत्रालय का एक मोटा मोटा पूछना बनता भी है कि समाज सुधार हम एक तरह से कह सकते हैं, या जो समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपने क्या क्या कुछ किया हुआ है और योजनाएं क्या हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि जो हमारी सोशल समाज की जो स्कीम, पेंशन स्कीम है, बुढ़ापा सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए हम जो स्कीमें चलाते हैं, वो सारा सिस्टम मैनुअल सिस्टम था। अच्छा। और उसके अंदर जिस प्रकार से हमारे जिन बुढ़ापा सम्मान पेंशन की बात थी, वो बुढ़ापा सम्मान पेंशन ना होकर बुढ़ापा अपमान पेंशन बन गई थी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज के दिन हम लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 25,12,535 लोगों को बुढ़ापा सम्मान भत्ता, अच्छा। विधवा बेसहारा महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली पेंशन, बोना भत्ता, किन्नर भत्ता, और 18 साल तक के जो बच्चे जो मेंटली डिसेबल्ड हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, उनके वेलफेयर के लिए हम बहुत से स्कीमें चला रहे हैं। मैं इस बात का मुझे फ़ख्र है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुढ़ापा सम्मान पेंशन है, वो हम 15,13,602 लोगों को आज के दिन हम दे रहे हैं, जिसके मतलब ये है कि 9,003 करोड़ रुपए पर मंथ उन लोगों के हम हाथ में देने तो क्या उनको मिल रहा है? इस बात की भी जांच हो रही है? बिल्कुल जांच हो रही है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, उससे पहले वो मैनुअल था, पटवारी, सरपंच, वार्ड का पार्षद वो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन किया करता था, और उसके अंदर किस प्रकार के घपले घोटाले हुआ करते थे, रोज के प्रतिदिन उन लोगों को किस प्रकार से अपमानित किया जाता था। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कुर्सी संभालते ही तय किया कि हम इस सारी स्कीम्स को ऑनलाइन लेकर जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के अंदर 13 महीने लगातार हमने और हमारी टीम ने, हमारे सभी अधिकारियों ने इस काम को करने का काम किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा प्रदेश है जहां वेलफेयर की सारी सोशल सर्विसेज का बेनिफिशरी को हम डायरेक्ट बेनिफिट बैंकिंग सिस्टम से दे रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम से दे रहे हैं। 1 रुपए का भी लेन देन मेरे विभाग के अंदर मैनुअल नहीं है। अच्छा। और उसका लाभ ये हुआ कि जो लोग अपात्र थे, जो लोग किसी न किसी कारण से धांधलेबाजी करके कुछ स्कीमों का फायदा उठा रहे थे, उनको हमने वॉश आउट करने का हमारी सरकार ने काम किया, और उसकी वॉश आउट किया। उसकी एवज में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर दिव्यांगजनों को जो 70% जो लोग दिव्यांग की श्रेणी में आते थे, उनको हम लाभ देते थे पेंशन का। परंतु जब हमें उधर से कुछ पैसा बचा, वो फेक लोगों को निकाला, तो बहुत बड़ी रकम हरियाणा में हमने बचाने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो हमने एक सुझाव दिया था कि वो जो 70% दिव्यांगता है उसको 10% घटा के 60% जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी पेंशन का लाभ दिया जाए। तो 25,000 लोगों को नया हमने पेंशन की स्कीम। अब एक दलित वर्ग जो है उस पर हम आते हैं, क्योंकि उनके उत्थान के लिए हम कह सकते हैं कि आपका काम हो रहा है। दलित वर्ग के लिए आपने क्या क्या कुछ किया है, आपने बता दिया। मिर्चपुर कांड हालांकि आपके कार्यकाल का नहीं है, लेकिन उसका अपडेट भी हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपकी सरकार ने वहां के जो पीड़ित हैं उनके लिए क्या किया है। किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक सरकार की और पुलिस की लापरवाही की वजह से दलित परिवारों को उजाड़ने का काम किया गया, उनके पशुओं को जलाने का काम किया, उनके घरों में तेल छिड़क के आग लगाने का काम किया, और उससे उत्पीड़न उन लोगों ने मिर्चपुर से लेकर हिसार के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक, मिर्चपुर से लेकर चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के आवास तक, मिर्चपुर से लेकर जंतर मंतर तक, मिर्चपुर से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास तक, मिर्चपुर से लेकर पार्लियामेंट तक, और मिर्चपुर से लेकर माननीय राष्ट्रपति भवन तक उन लोगों ने 8.5 साल अपने पांव घिसाने का काम किया। इन लोगों ने कोई उनकी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। 258 परिवार किस प्रकार दर दर उन्होंने ठोकरें खाई, किस प्रकार से वो अपमानित हुए, मैं आप बताना चाहता हूँ कि 258 परिवार
उन जर्जर टेंटों के अंदर रह रहा था, जिनके अंदर से सीधी सूरज की धूप और गर्मी और पानी सीधा आता था। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, उन लोगों के पास कोई काम नहीं था। 7.5 साल वो लोगों ने भुगता है, परंतु मेरे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने उस दर्द को समझा, मेरी विशेष तौर से ड्यूटी लगाई। उन 258 परिवारों को हमने पिछले दिनों 7 जुलाई को ढंढूर गांव के अंदर उनकी इच्छा के अनुसार वहां पर अब स्थापित करने का काम किया। उनके लिए 9 एकड़ जमीन की व्यवस्था की और ऑन द हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर वो जमीन है, उनके प्लॉटिंग हमने की है। अभी मुख्यमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से उसका शिलान्यास वहाँ पे करके आए हैं। हमने उनके लिए जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात, आंगनवाड़ी और बच्चों के लिए, उनके लिए मंदिर की बात है, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर की बात है, उनको स्थापित करने का काम किया। और बहुत से शेड्यूल कास्ट लोगों ने, नेताओं ने, चाहे मायावती जी थे, राहुल गांधी जी थे, चाहे कुमारी शैलजा थी, अशोक तंवर जी थे, उन लोगों का दर्द को, उन लोगों को दर्द को राजनीति करने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके दर्द को मल्लम लगाने का काम किया। चलिए, और अगर हम गोहाना कांड के पीड़ितों की बात करें तो उनके लिए क्या आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल का कार्यकाल इस हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के लिए, गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्पीड़न का काम रहा, कार्यकाल रहा। ये बात मैं नहीं कह रहा। उस समय राज्यसभा के मेंबर थे चौधरी ईश्वर सिंह, कांग्रेस के थे। वो बाद में एससी कमीशन के मेंबर भी रहे। उन्होंने पानीपत में बयान दिया था, सबसे ज्यादा यदि उत्पीड़न शेड्यूल कास्ट का किसी प्रदेश में उस समय हुआ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर हुआ। कुमारी शैलजा जो उस समय केंद्र में मंत्री थी, अनुसूचित जाति वर्ग की नेता थी, उसने स्वयं अम्बाला के अंदर लोकसभा सांसद थी। अम्बाला के अंदर तो सर वो लोग भी लगाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, एक बार पूरा होने दीजिए। तो कुमारी शैलजा जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोते हुए कहा था कि मैं दोबारा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं चाहते हैं कि दलित की बेटी दोबारा लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में जाए। और यही आरोप उस समय तत्कालीन विधायक नरेश सेलवाल, जो कुलाना से विधायक थे, अनुसूचित जाति वर्ग के थे, राजपाल भूकड़ी जी जो सढौरा से विधायक थे, अनुसूचित जाति वर्ग के थे, उन्होंने स्वयं लगाए। सबसे ज्यादा उत्पीड़न यदि किए हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकाल के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का किया है। तो इस आप अपनी सरकार का मैं बताना चाहता हूँ। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने पिछले चुनाव के अंदर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मतदान करने का काम किया, कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने का काम किया। परंतु आज जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंचों के माध्यम से, जन क्रांति रथ यात्रा के माध्यम से वो एक दलितों की बात करता है कि मैं बिजली के बिल माफ करूंगा, मैं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्लाट देकर गया था, मैं ये करके गया था। चलिए, वो तो ये एक ढकोसला, मैं पूरी बात करना। परंतु वो अपनी ही पार्टी के दलित अध्यक्ष अशोक तंवर को बर्दाश्त नहीं करता, उसको दिल्ली के अंदर अपमानित करने का काम करता है। अशोक तंवर मीटिंग बुलाता है, उसको बाइकाट करता है, एक भी विधायक उसकी मीटिंग में नहीं जाता। इसका बेटा सांसद है, अशोक तंवर को अपना नेता नहीं मानते, अपना अध्यक्ष नहीं मानते। मैं कहना चाहता हूं कि जनता को ये देख लेना चाहिए, ये आज सत्ता से बाहर होकर तो दलितों की बात करता है, परंतु अपने ही अध्यक्ष को अपमानित करता है, अपने ही अध्यक्ष पर टिकट बेचने का आरोप लगाता है, अपने ही अध्यक्ष को ऊपर मारपीट करता है। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ SC/ST एक्ट में दिल्ली के अंदर अशोक तंवर के द्वारा पर्चा दर्ज है। ये किस प्रकार की दलित हितैषी हो सकते हैं? चलिए, लेकिन हम ये तो बात कर ही सकते हैं कि आप ये बताइए, जो गलतियां आप, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में, पिछले सरकार के कार्यकाल में ये गलतियां की या ऐसे इग्नोर किया गया, आप वो बताइए वो कितनी हद तक भरपाई आप लोगों ने कर दी है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अनुसूचित जाति वर्ग का मनोबल टूटा था पिछली सरकार के कार्यकाल में। मेरी सरकार, माने मनोहर लाल जी की सरकार, हम सभी टीम ने बैठ के फैसला किया, इन लोगों को आज सहानुभूति की नहीं, इनको सशक्तिकरण की जरूरत है, एम्पावरमेंट देने की जरूरत है। तो सबसे पहला कदम माने मुख्यमंत्री जी ने तो जो तय किया, वो ये तय किया कि हमने 4 महापुरुषों की जयंती समारोह सरकारी तौर पर मनाने का, राज्य तौर पर मनाने का काम किया। भगवान वाल्मीकि जयंती, संत शिरोमणि रविदास जयंती, संत शिरोमणि कबीर जयंती, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। उन लोगों को एक विश्वास देने का काम किया कि यहाँ पर ताऊ देवीलाल की तो जयंती समारोह होते थे, रणबीर हुड्डा जी के तो जयंती समारोह होते थे, मायावती जी अपने जयंती समारोह तो करती थी, आयोजित करती थी, परंतु हमारे महापुरुषों को उपेक्षित किया जाता था, अपमानित किया जाता था। एक विश्वास पैदा किया हमने जाति वर्ग के अंदर। हमारी सरकार पहली सरकार ऐसी है जिसने विश्वविद्यालय बनाया, किसके नाम पर?
महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी में। पिछली सरकारों में विश्वविद्यालय बने हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया जींद के अंदर, परंतु वो विश्वविद्यालय तो बनाया चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी अपने पिताजी के नाम पर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने विश्वविद्यालय बनाया सरसा के अंदर, बनाया किसके नाम पर? ताऊ देवीलाल जी के नाम पर। किसी महापुरुष की इनको याद नहीं आई। आज पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया तो मनोहर जी ने किया। हमने जींद के अंदर स्किल एकेडमी 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम किया, वो किसके नाम पर किया? संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर। हमने विश्वकर्मा विश्वविद्यालय बनाया, स्किल विश्वविद्यालय बनाया, किसके नाम पर? अनुजाति वर्ग के लोगों को सम्मानित करने के लिए। हमने डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर पलवल के अंदर एक लॉ कॉलेज बनाने की बात की। तो इस प्रकार इन लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 साल के बाद सफाई कर्मचारियों की स्थिति मजबूत हो, उनकी शैक्षणिक स्थिति ठीक हो, सामाजिक स्थिति ठीक हो, उनका एजुकेशन मामला ठीक हो, उनको आर्थिक मामले ठीक हो, उनका रहन सहन ठीक हो। पहली बार हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर पहली बार मनोहर जी की सरकार ने हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया। ठीक है। उसके साथ साथ हमने सफाई कर्मचारियों की स्थिति ठीक हो, सीवर मैन की स्थिति ठीक हो, उनकी 8100 रुपए से बढ़ाकर 13,500 रुपए तनख्वाह करने का काम किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का 8100 इम्प्लीमेंट हो गए सारे। हाँ, 8100 रुपए से बढ़ाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सीधा 10,000 रुपए तनख्वाह किया। उनका वर्दी जूते की व्यवस्था की। हमने जगह जगह जाकर लोगों को ये विश्वास देने का काम किया, जो उत्पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन लोगों को समानता के साथ लाया जाए। हमारे डिपार्टमेंट में एक स्कीम चलती थी, अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियां जो गांव के अंदर जो कम पढ़ी लिखी थी वो अपने हाथ से स्किल्ड हो जाएं। सिलाई सेंटर हमारे के अंदर चलते थे, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ चलते थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता था, उनको 1200 रुपए की मशीन मिलती थी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, उसका हैंडल टूट जाता था। मेरे मुख्यमंत्री जी ने आज 10,000 रुपए की लागत की मशीन, जिग जैग मशीन, कंपनी की मशीन ने उन बच्चों तक देने का काम किया, ताकि वो स्किल्ड होने के बाद अपने पांव पर खड़े होकर परिवार का सहारा बन सके। यदि मेरी बेटी 200 रुपए कमाएगी तो परिवार के अंदर मेरी बेटी का सम्मान बढ़ेगा। ये सोच को लेकर उनको 100 रुपए पर महीना भत्ता मिलता था। 100 रुपए का मतलब है 3 रुपए 30 पैसे पर डे। हमारी सरकार ने उनको 300 रुपया 600 रुपया उनको मासिक भत्ता देने का काम किया, 20 रुपए प्रतिदिन। हमने उनके लिए टैटून, बुकरम, कलर और बटन रील के लिए जो सिलाई मटेरियल का पैसा मिलता था, पिछली सरकार में 150 रुपये मिलता था, हमने उसको 300 रुपये करने का काम किया। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रवृत्ति योजनाओं को अंदर हम लगातार बढ़ोतरी करने का काम कर रहे हैं, और इस प्रकार इस परिवार, इस वर्ग का हम विकास और सम्मान बढ़े, इस प्रकार की सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, जो अंत्योदय का सपना, जो फिलॉसफी मेरी पार्टी की थी, मेरी सरकार की, जिस विषय को लेकर चल रही थी, आज अंतिम व्यक्ति के उदय के अंदर हम लगे हुए। चलिए, तो ये खास बातचीत कृष्ण बेदी जी के साथ यूं ही जारी रहेगी। कुछ और अहम सवाल हैं जिनके जवाब आपको जानने जरूरी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस लौटते हैं। अब हम आ जाते हैं नशा निवारण कहें या नशे की जो समस्या है पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा की तरफ भी काफ़ी हद तक आ चुकी है, और ये भी इस प्रदेश में भी अब एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इस पर कितना ध्यान आपका गया है, और आप अब तक क्या कुछ कर चुके हैं नशा निवारण के? मेरा विभाग डी एडिक्शन का मामला देखता है, सामाजिक न्याय विभाग। बिल्कुल। हमने इस साल के अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर डी एडिक्शन का कार्यक्रम रखा है। अच्छा, सबसे टॉप पर रखा है। हमने हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 60 स्वयंसेवी डी एडिक्शन ड्रग सेंटर है, उनको मजबूत करने के लिए, उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। कौन इकट्ठे करते हैं इन पर? मेरा डिपार्टमेंट। अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ हमने चीफ सेक्रेटरी लेवल पर एक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर बड़े अधिकारी सभी इसमें जोड़े हैं, और उसमें हमारा होम डिपार्टमेंट, क्योंकि जो प्रबंधन है हमारी सिस्टम के अंदर वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, रोकने का काम, उसको सुधारने का काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास। ये एक मल्टी डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव सिस्टम है। तो इसको लेकर हमने लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम बड़े स्तर पर इसका आयोजन कर रहे हैं, और हम इस प्रकार की योजना लेकर आ रहे हैं कि अखबार के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, और मीडिया के लोगों से, खासतौर से आपसे हमारा निवेदन है, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल समाज की अवेयरनेस के अंदर है। और आज यदि समाज का युवा नशे से दूर रहेगा तो हमारा समाज फले फूलेगा। बिल्कुल। नशे से हरियाणा को बचाने के लिए, नशे से समाज को बचाने के लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं। हमारा विभाग इसको फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर इसको मैनेजमेंट में लगा हुआ है, और हम इस सिस्टम को
आगे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, फिर चौटाला जी ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं नशे को बढ़ावा देने के लिए, जो बीजेपी सरकार है प्रदेश की वो जिम्मेदार है? अब मुझे तो सबसे बड़ी तो इस बात की हैरानगी है हाँ। कि हरियाणा के अंदर पहले नंबर तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता के नाते अभय सिंह चौटाला हमारे नेता हैं, परंतु आज 4 साल के अंदर मुझे एक भी उनके बयान के अंदर गंभीरता नजर नहीं आई। वो कहते हैं कि आरोप तो गंभीर है। आरोप गंभीर है, बताऊंगा मैं भी। वो कहते थे कि मैं सोयल का पानी लेने के लिए जाऊंगा और पंजाब से नहर खोद के लाऊंगा। गया था नहर खोदने के लिए, 2000 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, वहां जाकर PWD की सड़क पाड़ के आ गया। गंभीर व्यक्ति। विशेष ने कहा कि पंजाब का पानी हरियाणा में आए, इसलिए पंजाब के लोगों पर दबाव बनाने के लिए, पंजाब की सरकार पर दबाव बनाने के लिए मैं सरकारी वाहनों पानी पे चले गए। मैं आ रहा हूँ मैं सरकार के वाहन, सरकारी वाहनों को कभी हरियाणा में घुसने दूंगा। हरियाणा सरकार ने कहा रोक लो। वहां पर 500 लोग इकट्ठे नहीं हुए। फिर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। अब वो किस प्रकार के गंभीर आरोप लगाता है, या किस वजह से लगा है? मैं बौखलाहट है। 15 साल से वो लोग सत्ता से दूर हैं। किस प्रकार से उसके परिवार के अंदर फूट है, चाचा भतीजा के अंदर लड़ाई है, वो इन सारे आरोपों से अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मीडिया में जगह पाने के लिए इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 4 साल पहले हम जो वादा करके आए थे, क्या वादा करके आए थे? भ्रष्टाचार मुक्त शासन। मेरे मुख्यमंत्री जी वादा करके आए थे पारदर्शिता। आज हम भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को प्राप्त किया है मेरी सरकार ने। मेरे मुख्यमंत्री जी का फेस क्लीन है, मेरे मंत्रिमंडल का फेस क्लीन है। विपक्ष जो भी कह रहा है बिल्कुल बेबुनियाद विपक्ष मैं आप बता रहा हूँ ना, अभय सिंह चौटाला को तो बयान, उसके आदमी बयान देते हैं कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, अगले दिन उसका भतीजा बयान देता है कि नहीं, ये फैसला ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे, जेल से आने के बाद करेंगे, जेल के अंदर बैठ के करेंगे। बड़ों की इज्जत है। नहीं सुनो, मैं बताना चाहता हूँ तो ये अभय सिंह को नहीं करनी चाहिए बड़ों की इज्जत जी। उसके बयान को तो उसके परिवार के लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते। और मैं कहता हूँ, यदि अभय सिंह चौटाला इस बात के ऊपर गंभीर है, वो ये बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग नशा बेच रहे हैं, हाँ, इस बात को सिद्ध करे। यदि वो नहीं सिद्ध करता तो हम कोर्ट में जाएंगे। चलिए खत्म करते बात यहीं पे, लेकिन इससे अब जाते जाते जैसे पेंशन योजना जो है, पेंशन स्कीम्स, आपकी कई सारी पेंशन, आपने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें तमाम योजनाओं के बारे में थोड़ा सा जिस्ट की तरह हम समझना चाहेंगे, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो समझे कि किन किन लोगों के लिए पेंशन स्कीम्स हैं और किस तरह से वो लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे समाज के अंदर हाँ। जो हमारे ओल्ड एज पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, वो 60 साल की आयु से, ठीक है, जिन लोगों की उम्र ज्यादा हो, ठीक, जिन लोगों ने समाज के अंदर मजदूरी की, मजदूर के भी एक समाज को बनाने में, हरियाणा को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान। राइट। एक छोटा दुकानदार है, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अब हमने उनका सम्मान करने के लिए बुढ़ापा पेंशन स्कीम को आगे बढ़ाया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर 2018 से हम 2000 रुपए पेंशन देने वाला पहला प्रदेश हमारा हो जाएगा देश के अंदर। 1 नवंबर 2018 से। जी, ठीक। इसी प्रकार से हमारी विधवा बहनें हैं, बेसहारा बहनें हैं, ठीक है, उनको सहारा देने के लिए उनके हाथ में कुछ पैसा जाए सरकार की तरफ से, एक वेलफेयर के लिए, उनको लिए भी हमने 1800 रुपए पेंशन इस बार समय हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे दिव्यांग हैंडीकैप्स लोग हैं, जो 60% दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, हमने उनके लिए भी 1800 रुपए पेंशन की योजना बनाई है। वो लोग 60% जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है, वो लोग अप्लाई करेंगे तो मेरा डिपार्टमेंट उनको, वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेरे डिपार्टमेंट में ऐसी फैसिलिटी हमने दी है। इसी प्रकार से हमारे जो डिसेबल्ड लोग हैं, इसी प्रकार से लाडली एक स्कीम हमारी हरियाणा के अंदर चलती है। हमारे समाज के अंदर एक मानसिकता है कि बेटा होगा तो समाज में परिवार आगे बढ़ेगा, परंतु कई परमात्मा की देन है और बेटियों के बिना परिवार और समाज संभव नहीं है। तो हमने एक स्कीम चला रखी है कि जो जिन परिवारों में जिस माता पिता की आयु 45 साल हो गई परंतु उस परिवार में कोई बेटा नहीं है, चाहे एक बेटी है, 2 है, 3 है, जो भी है, हम उस परिवार की मजबूती के लिए 1800 रुपए पेंशन दोनों कपल्स को देते हैं और 60 साल की आयु तक देते हैं। जब 60 साल की आयु हो जाती है तो फिर वो ओल्ड एज पेंशन में काउंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के हम वेलफेयर स्कीमें समाज के बीच में चला रहे हैं और समाज के लोग इन स्कीमों का जो इसके लिए एप्लीकेबल है, जो एलिजिबल है, इसके अंदर अप्लाई करें। मेरा डिपार्टमेंट उनकी सेवा करने के लिए, उनको इसमें जोड़ने के लिए, लाभ देने के लिए तत्पर है। और एक बहुत बड़े बजट का प्रोविजन मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेलफेयर स्कीम्स के लिए तय किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। यदि उनको कोई भी शिकायत और समस्या है तो मेरे जिले स्तर पर मेरे अधिकारी और प्रदेश स्तर पर मैं और मेरे विभाग के सभी अधिकारी उनकी सेवा में तत्पर हैं। ये सुनना था एक्चुअली हमें भी। अब आखिरी सवाल मेरा, खाप पंचायतों के फरमान पर
आपका क्या टेक है और आप किस तरह से इसको हैंडल करते हैं? कई बार इस तरह के फरमान आ जाते हैं उनकी तरफ से, तो फिर गवर्नमेंट किस तरह से हैंडल करती है, क्योंकि विवाद पैदा हो जाते हैं? मैं देखो, आज से 70 साल पहले जी। हमारे यहाँ पर राजतंत्र था जी। परंतु जैसे ही देश आज़ाद हुआ हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ गए। ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर संविधान की बात का मानना सबका जिम्मेवारी बढ़ती है। ठीक। कोई कितना मर्जी ताकतवर हो, कोई कितना मर्जी योग्य हो, परंतु संविधान के अंतर्गत सभी को आना चाहिए। बिल्कुल। परंतु जब देश आजाद नहीं था, खापों का एक रोल था, वो समय समय के अनुसार हर चीज का रोल बदलता है। बहुत से समाज सुधार के काम खापों ने उसमें भी किए, बाद में भी किए। और हमारी जिस प्रकार की जो पंचायती सिस्टम है, हमारा जो सामाजिक सिस्टम है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल खापों का हमेशा रहा है। ठीक है। परंतु कई लोग इन खाप की आड़ लेकर मिसयूज करते हैं, उसका मिसयूज करने का प्रयास करते हैं। परंतु ये समाज, ना टूटने वाला समाज, हमेशा जो सही है उसके साथ खड़ा रहता है। जी। तो इसलिए चाहे खाप कोई भी हो, जो हाँ उन्होंने समाज सुधार के बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात है, दहेज प्रथा के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है, हाँ, बिल्कुल। बहुत सी सामाजिक कुरीतियों को, बाल विवाह है, शिक्षा का प्रचार प्रसार है, बहुत बड़ा रोल रहा है। परंतु कहीं ना कहीं कोई लोग अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए या अपने अहम को बढ़ावा देने के लिए कई बार गलत निर्णय लेने का उन लोगों ने प्रयास किया। हाँ। परंतु हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के समाज ने उस निर्णय को बदलने का काम किया। चलिए, कृष्ण बेदी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे जो डाउट्स थे, संशय थे मन में, उनको क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, तमाम डाउट्स हमारे क्लियर किए। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।